नोएडा में बिल्डर माफिया की गड़बड़ियों की नींव पर खड़ी ट्विन टावर को तोड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके तहत रविवार को ड्राई रन भी किया गया। 32 मंजिला इस इमारत के कुछ फ्लोर्स पर हल्की विस्फोट भी की गई। नोएडा में अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को गिराने का जो ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। आप देखें कि अभी हल्के ब्लास्ट हुए हैं। ये ब्लास्ट जो 13वीं मंजिल पर और इसके बेसमेंट पर विस्फोटक रखे गए थे उसमें ब्लास्ट कराया गया है। ये एक ड्राई रन है। ड्राई रन के तहत ये देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में कितना कंपन होगा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दो हल्के धमाकों के साथ 103 मीटर ऊंची और 32 मंजिला इमारत को जमींदोज करने का रास्ता लगभग साफ हो गया। रविवार को इमारत को ध्वस्त करने का ड्राई रन किया गया, जिसके तहत इमारत के सामने के रास्ते बंद कर दिए गए। आसपास रहने वाले लोगों से कहा गया कि वो इमारत में विस्फोट होने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक घरों से ना निकलें। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से आप बोलेंगे तो दोनों सोसाइटीज़ को रिक्वेस्ट की गई है कि वो लोग नीचे ना आवे, नीचे टहले नहीं, अपनी बालकनीज में आके जाके नहीं, डोर्स बंद रखे, विंडोज़ बंद रखे। सो इट्स जस्ट एक स्टेप फर्दर सेफ्टी के लिए है, जाकि हमने कॉलम्स इतने कवर करके रखे कि वहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर आना नामुमकिन है। पलवल से विस्फोटक लाने के बाद ट्विन टावर की 13वीं मंजिल और बेसमेंट में 5 किलो विस्फोटक रखा गया और दोपहर ठीक 2:30 बजे धमाके किए गए। धमाके के बाद कंपन को मापने के लिए आसपास 3 सेंसर लगाए गए, जिनमें से एक सेंसर पास से गुजर रही गैस की पाइपलाइन के ऊपर लगाया गया। ड्राई रन के बाद अगले 15 दिन तक अब इसका विश्लेषण होगा। How was dry run? It was good, yeah. ड्राई रन अच्छा रहा, सब सही गया। हमें सारी सूचना मिल गई थी। अब हम डिटेल में स्टडी करके ही आगे कुछ करेंगे। And then we take it further. From there we do our final design. भारत की एडिफिस कंपनी दक्षिण अफ्रीका की जेट डेमोलिशन कंपनी के साथ मिलकर इस ट्विन टावर को कुछ इस तरह गिराएगी। दावा किया जा रहा है कि ट्विन टावर का मलबा आसपास नहीं गिरेगा, हालांकि धूल का गुबार जरूर निकलेगा, जिससे बचने के लिए एहतियाती उपाय किए जाएंगे। ड्राई रन के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 मई को महज 9 सेकेंड के अंदर ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। न सिर्फ ट्विन टावर बल्कि बिल्डर माफियाओं और सरकारी अफसरों के गठजोड़ का एक अध्याय भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस तरह की अवैध इमारतें बनाने के पहले ये लोग एक बार जरूर सोचेंगे। नोएडा से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझकर लेना चाहिए। राहुल गांधी बनाम मायावती, वो भी यूपी में एक ऐसे गठबंधन के लिए जो कभी था ही नहीं। 2024 के आम चुनाव में महज 2 साल रह गए हैं। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए ये टकराव और बुरी खबर है। जहां 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा दबदबा रहने वाला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि मायावती ने यूपी चुनाव में बीजेपी को जीत का साफ रास्ता दे दिया, क्योंकि उन्हें सीबीआई, ईडी और पेगासस का डर था। रविवार को बारी मायावती के जवाब की थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उल्टा बीएसपी की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं,
खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबसे जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए व सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी से जी जान से लड़ते हुए हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के हाल के विधानसभा चुनावों में बीएसपी और कांग्रेस का अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा। कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई और उसका वोट प्रतिशत पहले से 1/3 रह गया। उधर बीएसपी को बस 1 ही सीट मिल पाई और उसका वोट प्रतिशत आधा रह गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनावों में बीएसपी और कांग्रेस दोनों से गठबंधन से परहेज किया और वही इन चुनावों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी, लेकिन फिर भी जीत से बहुत दूर रह गई। तो सवाल यह है कि 2024 से पहले ऑपोजिशन यूनिटी का कुछ हो पाएगा कि नहीं। अभी की परिस्थितियों को देख के यही लगता है कि फिलहाल एडवांटेज बीजेपी ही है। लखनऊ में आलोक पांडे, एनडीटीवी। देश में एक बार फिर से हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ा विवाद उठा है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बयान के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरे राज्यों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर हिंदी की वकालत करने से जुड़े गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भाषाई अहंकार बता दिया और कहा कि इसकी प्रतिक्रिया भारी पड़ेगी। केटी रामाराव ने अपने एक ट्वीट में कहा है, हम अपने महान देश के लोगों को खुद ये तय क्यों नहीं करने देते कि वो क्या खाएं, क्या पहने, किसकी पूजा करें और कौन सी भाषा बोलें। हिंदी को थोपना और अंग्रेजी को नकारना इस देश के युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, जिनकी वैश्विक आकांक्षाएं हैं। अमित शाह ने संसद की आधिकारिक भाषा कमेटी की बैठक में कहा था कि राज्य आपस में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में पत्राचार करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदी को थोपने से देश की एकता पर असर पड़ेगा। 3 भाषा फॉर्मूला क्यों होना चाहिए? तीसरी भाषा भारत के अंदर बातचीत के लिए हो सकती है, लेकिन ये देश की 60 से 70% आबादी की अपनी भाषा नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल से कांग्रेस ने भी ऐसी ही आवाज उठाई। सारे हिंदुस्तान में कितने लोग हिंदी कहते हैं और कितने लोग हिंदी ना कहते, इसको सारे आंकड़ा निकाले जाए, आपको पता चलेगा। 40 के ज्यादा कुछ लोग हिंदी कहते हैं, बाकी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये कल्चरल टेररिज्म लगता है मेरे लिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है, भारत अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। संघ परिवार का एजेंडा इस विविधता और संघवाद को मान्यता देने का नहीं है। स्थानीय भाषाओं को कमजोर करना उनके एजेंडा का हिस्सा है। इस बीच संगीतकार AR रहमान का एक ट्वीट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध तमिल कवि की पंक्ति कही है कि प्यारी तमिल हमारी अस्तित्व का मूल है। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गाजियाबाद देश की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। प्रदूषण को कम करने के लिए जापानी तकनीक का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद का साई उपवन 5 महीना पहले कुछ इस तरह दिखता था, लेकिन रविवार को जब गाजियाबाद नगर निगम की टीम यहां पहुंची तो हरियाली देखकर हैरान रह गई। इस इलाके में 2100 पौधे लगाए गए थे, जो आज एक छोटे जंगल की शक्ल अख्तियार करते दिख रहे हैं। लंग्स ऑफ गाजियाबाद के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि भाई जैसे हमारे शरीर को साफ रखने के लिए लंग्स जो है साफ हवा देते हैं, इसी प्रकार से अगर आप लंग्स ऑफ सिटी की बात करें, लंग्स ऑफ गाजियाबाद की बात करें, तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट हैं ये लंग्स बन सकते हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जापान की मियावाकी पद्धति से छोटे छोटे जंगल लगाने की नीति अपनाई गई है। इसके तहत गाजियाबाद की 20 जगहों पर 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर अर्बन फॉरेस्ट्री विकसित करने की योजना है।
एक मियावाकी स्टाइल ऑफ प्लांटेशन अगर हम लोग करें, मियावाकी बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है, वहाँ के एक एनवायरमेंटलिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो उसमें बेसिकली हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं, अगर मैं बहुत कम शब्दों में समझाऊँ तो एक ज़मीन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें उस कंप्लीट बेड को चेंज करके उसको ट्रीट करके मिट्टी को बेड बना के और जब हम पेड़ लगाते हैं, और पेड़ भी जो है काफ़ी ग्रुपिंग में लगाए जाते हैं। इनफैक्ट हमने इसमें जो फ्रूट्स हैं उसके भी पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, जो मंकी मेनास रहता है सिटीज़ में, अगर वो अर्बन फॉरेस्ट अगर इस तरह के डेवलप हो तो वो सारे लोग चीज़ें जो हैं वो वन्यजीव है एक तरह से, बंदर भी, तो वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, खासतौर पर यहाँ की हवा में धूल और धुएं के कण बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अन्य तरीकों के साथ प्रदूषण से निपटने का ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तभी कामयाब हो पाएगा जब इस पर सभी जगह गंभीरता से लगातार काम किया जाएगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 11 अप्रैल यानी कल वर्चुअल मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की ये मुलाकात भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होगी। इस बैठक से पहले दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किए गए। अमेरिकी बयान में यूक्रेन पर रूसी हमले का जिक्र किया गया, जबकि भारत की ओर से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की बात करें तो उसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संग बैठक करेंगे। इस बैठक के अलावा एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन के बीच बैठक भी होगी। मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन से अलग से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। वॉशिंगटन डीसी की यात्रा के बाद राजनाथ सिंह हवाई में इंडो पैसिफिक कमांड मुख्यालय भी जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे और राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की कीव की सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन के पास शेर जैसा साहस है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन हर तरह से यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को लगातार आर्थिक और सैन्य मदद मुहैया कराई जाती रहेगी।